हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने जो चैप्टर 1 है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पॉलिटिकल साइंस का उसका आधा पार्ट एक्सप्लेन किया था आप सबको। और मैंने कहा था कि बचा हुआ आधा पार्ट मैं दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो इस वीडियो में जो मैं बचा हुआ पार्ट है इस चैप्टर का उसे एक्सप्लेन करूँगी और यह चैप्टर पूरा ख़त्म कर दूँगी। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर की स्टार्टिंग से आपको डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था कि कैसे कैसे चैलेंजेस आए थे हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंट होने के बाद। उसके बाद हमने पार्टीशन के बारे में पढ़ा था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ा था और प्रिंसली स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप जाके वो वीडियो भी प्लीज़ देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट्स अप्रोच, जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनके पास एक चॉइस थी कि वो या तो इंडिया में भी मर्ज हो सकते थे या फिर पाकिस्तान में। तो बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने ये कहा कि हम ना तो इंडिया का पार्ट बनेंगे और ना ही पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी ये बहुत बड़ी थी क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स काफ़ी सारे थे और अगर सभी लोग आपस में मतलब पार्टीशन कर लेते, अपना कंट्री बना लेते, तो फिर ऐसे तो इंडिया नाम की कोई कंट्री रहती ही नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, क्या उनकी अप्रोच थी, हम इसको पढ़ेंगे। जो गवर्नमेंट थे वो ऑब्वियसली इस डिसीजन के ख़िलाफ़ थी प्रिंसली स्टेट्स के, क्योंकि उन्हें लगता था कि फिर ऐसे तो हमारी कंट्री डिवाइड हो जाएगी। लेकिन उसी के अपोजिट में जो मुस्लिम लीग थी वो इस डिसीजन में सपोर्ट में थी कि कोई बात नहीं, प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट है तो अगर उनको जो वो चूज़ करना चाहे वो कर सकती हैं। तो इस टाइम पे जो हमारे कंट्री के उस टाइम के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इन प्रिंसली स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए। और ये सुनने में जितना इजी लग रहा है ये उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में डिफ़िकल्ट था और इस काम के लिए, इस नेगोशिएशन के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए थे जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाए और बहुत अच्छे से इस काम को उन्होंने पूरा किया। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आज का जो उड़ीसा है उस टाइम पे उसमें कम से कम 26 स्मॉल स्टेट थे और जो सौराष्ट्र रीजन था गुजरात का उसमें खुद अकेले में 14 स्टेट्स थे और ऐसे ही 119 स्मॉल स्टेट्स थे जो मतलब उस टाइम हमारी कंट्री में प्रेजेंट थे। और इसलिए ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जो गवर्नमेंट की अप्रोच थी इस चीज़ में वो 3 कंसिडरेशन पे थी। पहली कि जो लोग थे प्रिंसली स्टेट के, ज़्यादातर लोग क्या थे, वो इंडिया का पार्ट होना चाहते थे, इंडियन यूनियन का पार्ट होना चाहते थे। दूसरा, जो गवर्नमेंट थी उसने अपने आप को फ्लेक्सिबल बना लिया कि अगर मतलब नेगोशिएशन करने में अगर प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर हैं वो थोड़ी सी ऑटोनॉमी मांगते हैं, अगर वो थोड़ी सी पावर मांगते हैं तो गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए तैयार थी, अपने आप को फ्लेक्सिबल बना लिया था कि अगर इससे नेगोशिएट हो जाता है तो हम लोग कर लेंगे। और जो तीसरी उनकी कंसिडरेशन थी वो ये थी कि अब क्योंकि पार्टीशन की मेमोरी ऑब्वियसली फ़्रेश थी तो इसलिए उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि वो जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ हैं सब स्टेट्स की उसको बहुत अच्छे से बनाना, उसे बहुत अच्छे से कंसिडर करना। तो ये जो 3 कंसिडरेशन थी इस पे गवर्नमेंट की अप्रोच थी। तो हुआ ये कि 15 अगस्त 1947 के बाद पीसफुल नेगोशिएशंस के तहत काफ़ी सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ऑलमोस्ट सारे प्रिंसली स्टेट्स, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। मतलब ये कि वो इंडियन यूनियन का पार्ट हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन उनके पास कुछ ना कुछ ऑटोनॉमी रहेगी। तो ये था हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो ऑलमोस्ट मतलब सारे प्रिंसली स्टेट ने ये एक्सेशन साइन कर दिया था, लेकिन जो सबसे डिफ़िकल्ट था जो एक्सेशन जिन 3 स्टेट्स का, वो थे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर और मणिपुर। इन स्टेट्स का एक्सेशन बाकी स्टेट से ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। जो जूनागढ़ का इशू था वो तो रिज़ॉल्व हो गया क्योंकि वहाँ के लोग इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते तो इसलिए पब्लिक प्रेशर की वजह से जूनागढ़ में ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया। जो कश्मीर इशू है उसको हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे और विस्तार में 8th चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। और यहाँ पे हम लोग दो स्टेट्स का इशू पढ़ेंगे, हैदराबाद और मणिपुर। तो सबसे पहला आता है हैदराबाद कि हैदराबाद ने मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने में कितनी डिफ़िकल्टीज़ दिखाई थी।
हैदराबाद जो था वो प्रिंसली स्टेट्स में सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, बहुत ही बड़ा प्रिंसली स्टेट था, और जो मतलब उस टाइम का हैदराबाद था, आज उसके कुछ पार्ट्स महाराष्ट्र का हिस्सा हैं, आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, कर्नाटक का हिस्सा है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि वो कितना बड़ा स्टेट था उस टाइम पे। और जो उसका रूलर था उसको निज़ाम कहा जाता था, और वो मतलब वर्ल्ड के जो सबसे अमीर आदमी होते हैं ना उनमें से एक था। तो उसने हमारे इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया था, मतलब कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, नवंबर 1947 में, जबकि और ज़्यादा नेगोशिएशंस उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट के साथ चल रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया था। तो इसी बीच क्या हुआ, इस अग्रीमेंट के बीच जो वहाँ के लोग थे उन्होंने क्या किया, हैदराबाद स्टेट के जो लोग थे निज़ाम के अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। स्पेशली जो किसान थे तेलंगाना रीजन के, उनके थ्रू भी ये मतलब मूवमेंट आया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ के लोग ना निज़ाम के रूल से परेशान हो चुके थे। तो इसलिए फाइनली अब उन सब ने मिल के निज़ाम के खिलाफ़ आवाज़ उठा दी, और विमेन ने भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वो लोग भी इस मूवमेंट में बहुत आगे थी। तो फिर उसने, और जो कम्युनिस्ट थे हैदराबाद कांग्रेस के, वो भी इस मूवमेंट में बहुत आगे थे। तो निज़ाम ने क्या किया, इनके रिस्पॉन्स में उसने पैरामिलिट्री फ़ोर्स जो है वो लॉन्च कर दी इन लोगों पे, जिसको उस टाइम पे रज़ाकर्स भी कहा जाता था। और उनकी जो एट्रोसिटीज़ थी वो इतनी ज़्यादा थी, मतलब इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी उनके अंदर, ना कोई बाउंडेशंस ना कुछ। उन्होंने लोगों को इतनी बुरी तरह से मार दिया, लूट लिया, विमेन का रेप कर लिया, बहुत लोगों के मतलब घरों से बेघर उन्हें कर दिया। इतनी ज़्यादा ब्रूटलिटी उस पैरामिलिट्री फ़ोर्स उनके रज़ाकर्स ने दिखाई। तो फाइनली गवर्नमेंट ने वहाँ पे इंडियन आर्मी को भेज दिया। 1948 सितंबर में इंडियन आर्मी वहाँ पे गई निज़ाम की फ़ोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए। कुछ दिन लड़ाई चली निज़ाम की फ़ोर्सेस और इंडियन आर्मी के बीच में, और फाइनली निज़ाम ने सरेंडर कर दिया। और उसी टाइम उसने हैदराबाद का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, और हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन गया। तो ये था तुम्हारा हैदराबाद का। अब नेक्स्ट है मणिपुर। तो ना अब है हमारा मणिपुर। तो इंडिपेंडेंस के कुछ दिन पहले जो महाराजा थे मणिपुर के, बोध चंद्रा सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ, लेकिन ये अश्योरेंस के साथ कि जो इनकी इंटरनल ऑटोनॉमी है वो इनके पास ही रहेगी, मतलब पावर महाराजा के हाथ में रहेगी। लेकिन लोगों के प्रेशर की वजह से और पब्लिक ओपिनियन की वजह से महाराजा को मणिपुर में इलेक्शंस कंडक्ट करवाने पड़े, और जून 1948 में मणिपुर में इलेक्शंस हुए, और वो जो स्टेट है वो बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी भी थी और मोनार्की भी थी, तो इसलिए वो बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इसलिए जो मणिपुर था वो पहला पार्ट था इंडिया का जिसने इलेक्शन कंडक्ट करवाए थे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड होके। पहला पार्ट इंडिया का था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी मणिपुर की, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस डिबेट्स चलती थी मर्जर को लेके मणिपुर के इंडिया के साथ। जो वहाँ की ऑब्वियसली कांग्रेस थी, स्टेट कांग्रेस, वो चाहती थी कि मणिपुर इंडिया में मर्ज हो जाए, लेकिन जो बाकी सारी लोकल पार्टीज़ थी वो नहीं चाहती थी कि मतलब मणिपुर इंडिया में मर्ज हो। तो फाइनली जो गवर्नमेंट है उन्होंने महाराजा को प्रेशर किया और उनसे मर्जर अग्रीमेंट साइन करवा लिया 1949 में, और जो मणिपुर है वो भी इंडिया में मर्ज हो गया। हालांकि इस डिसीजन को महाराजा के लोगों ने बहुत बुरी तरह अपोज़ किया था, लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत ज़्यादा अपोजिशन आया था उस डिसीजन को लेके, और बहुत ज़्यादा लोगों में गुस्सा था, और वो जो गुस्सा, वो रिपरसेक्शंस थे, वो आज भी हम लोग फील करते हैं मणिपुर को लेकर। तो ठीक है, ये दो आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो डिफ़िकल्टी आई थी, ये दो स्टेट्स थे आपके, एक मणिपुर और एक हैदराबाद। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब आता है हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अच्छा, तो चलो अब पार्टीशन की भी बात हो गई, प्रिंसली स्टेट्स की भी बात हो गई, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की भी बात हो गई, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों की वजह से नेशन नहीं बना। पार्टीशन भी हो गया, प्रिंसली स्टेट्स भी हमारे उसमें मिल गए, एक्सेशन भी हो गया, सब हो गया, लेकिन अब जो था वो रियल चैलेंज वो ये था कि अब इंडियन स्टेट्स की बाउंड्रीज़ कैसे, जो इंडिया की इंटरनल बाउंड्रीज़ हैं, जो इंटरनल स्टेट्स हैं, उनकी बाउंड्रीज़ हम लोग कैसे बनाएं, किस बेसिस पे बनाएं कि हमारी जो यूनिटी है नेशन की उसको भी तकलीफ़ ना पहुँचे, प्लस जो बाउंड्रीज़ बने उनसे लोग खुश भी हो जाएं।
तो कॉलोनियल रूल में जो हमारी स्टेट बाउंड्रीज थी वो या तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे बनी हुई थी, या फिर सिंपली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो टेरिटरीज मतलब रूल करते गए उस बेसिस पे बनी थी। तो उस टाइम पे लिंग्विस्टिक रिलीजन बेसिस पे कोई टेरिटरी हमारी नहीं बनी थी। तो जो हमारा नेशनल मूवमेंट था उस टाइम पे, उन्होंने इस डिवीज़न को एक आर्टिफिशियल डिवीज़न बताया था, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट होगा तो हम लोग स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करेंगे, ताकि लोगों को इंटरेस्ट को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। इनफैक्ट जो नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 में, वहीं पे उन्होंने अपना जो ये प्रिंसिपल है रीऑर्गेनाइजेशन का, उसको वहाँ पे रख दिया था पार्टी में अपने हिसाब से। और जितने भी प्रोविंशियल वो कांग्रेस कमिटीज़ बनी थी, वो लिंग्विस्टिक जोन्स की वजह से बनी थी, और उसमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न नहीं था ब्रिटिशर्स की टाइम पे। लेकिन ये चीज़ें इंडिपेंडेंस के बाद और पार्टीशन के बाद बदल गई। जो हमारे लीडर्स थे, अब उन्हें लगने लगा कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को क्राफ्ट आउट करेंगे, स्टेट्स बनाएंगे लैंग्वेजेस के बेसिस पे, तो इसकी वजह से हमारी कंट्री में डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। मतलब ये कि हमारी कंट्री टूट जाएगी, मतलब यूनिटी नहीं रहेगी। और उन्हें ये भी लगा कि इस टाइम पे हमारे जो सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जो कंट्री उस टाइम पे फेस कर रही थी, उन्हें निपटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया कि अभी हम लोग ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाला मैटर है, इसको पोस्टपोन कर देते हैं, और बाकी सारे जो सोशल इकोनॉमिक और ये वाले मैटर है हाँ, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वाले मैटर है, हम लोग इस पे ध्यान देते हैं, बिकॉज़ अभी के लिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि पार्टीशन की मेमोरी भी अभी फ्रेश थी, तो इसलिए उनको डर था कि अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम लोग करेंगे तो फिर से कंट्री की यूनिटी को खतरा हो सकता है। लेकिन ये जो डिसीजन था नेशनल कांग्रेस का, नेशनल गवर्नमेंट का, उसको चैलेंज किया लोकल लीडर्स और लोगों ने, जो लोकल स्टेट लीडर्स थे और लोग थे, उन्होंने। सबसे पहले प्रोटेस्ट कहाँ शुरू हो गए? तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ जो थे, जो हमारे ओल्ड मद्रास प्रोविंसेस के पार्ट थे, उसमें स्टार्ट हो गए। और वो जो ओल्ड मद्रास प्रोविंस था, उसमें पता है कौन कौन से पार्ट्स थे? जो आज का तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, कर्नाटक है, ये सब जो थे वो मद्रास प्रोविंसेस के पार्ट थे। तो तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने एक विशालधारा मूवमेंट स्टार्ट किया कि तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए, मतलब जो लोग तेलुगु बोलने वाले हैं, उनके लिए एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए मद्रास प्रोविंस से हट के। तो उनको अपना खुद का एक आंध्र प्रोविंस चाहिए, जो मतलब मद्रास प्रोविंस के उसमें हो, मतलब हटके हो उससे, उन्हें मद्रास प्रोविंस में नहीं रहना था। और उन्होंने कहा था ये स्टेट खाली हमारा जो आंध्रा होगा, वो होगा खाली तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए। और ये जो मूवमेंट था, इसने मोमेंटम कब पकड़ा? इसने मोमेंटम तब पकड़ा जब पोटी श्रीरामुलु एक कांग्रेस लीडर थे, जो कि जिन्हें वेटरन गांधीयन, पूरे गांधीयन आइडियोलॉजी पे वो लोग बिलीव करते थे। तो वो ना अनशन पे बैठ गए, और फाइनली 56 डेज़ के अनशन के बाद उनकी डेथ हो गई। इसकी वजह से पूरे स्टेट में वायलेंस हो गया, लोगों ने पूरा वायलेंस मचा दिया। इतनी मतलब बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे उतर आए, पुलिस की फायरिंग से भी नहीं रुके। और फाइनली जो मद्रास में है, उन्होंने फाइनली मद्रास में इतना ज़्यादा वायलेंस हो गया कि प्राइम मिनिस्टर को उनकी डिमांड माननी पड़ी, और फाइनली दिसंबर 1952 में आंध्र एक सेपरेट स्टेट बन गया, उसकी अनाउंसमेंट हो गई, और आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट बन गया दिसंबर 1952 में। तो जब अब ये आंध्र प्रदेश तो बन गया एक नया स्टेट, लेकिन अब लगता था कि अगर आंध्र प्रदेश बन गया तो बाकी स्टेट चुप रहने वाले थे। तो बाकी स्टेट्स ने भी लिंग्विस्टिक लाइंस पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो फाइनली इन सब चीज़ों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स किया, और उन्होंने फाइनली इन सब चीज़ों से तंग आके एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया 1953 में, जो ये जो रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स था उसके मैटर को देख सके। तो कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर की, और उसने एक्सेप्ट किया कि जो ये बाउंड्रीज़ हैं ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही ड्रॉ होनी चाहिए, तभी वो लोगों के हित के लिए ठीक रहेगा। तो इसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की रिपोर्ट, मतलब इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट आई थी, उसी की बेसिस पे एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड हुआ 1956 में। और इस एक्ट की वजह से 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़ हमारी कंट्री में फाइनली बन गए लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो ये पूरा जो भी था, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की वजह से हुआ था।
सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कंसर्न्स था शुरुआत के दिनों में हमारी गवर्नमेंट के लिए वो ये था कि अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम लोग स्टेट्स को डिवाइड करेंगे तो उसकी वजह से सेपरेटिज़म आएगी, लोग अलग अलग हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा नेशन पे, नेशन की यूनिटी को ख़तरा होगा, लोग अलग अलग हो जाएंगे, कोई भी मतलब एज अ इंडियन अपनी कोई पहचान नहीं बना पाएगा। लेकिन फाइनली जब लोगों का प्रेशर आया तो गवर्नमेंट को ये डिमांड माननी पड़ी और उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हो सकता है कि हमारे जो कंट्री के लोग हैं वो और अच्छे से रहें और ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का डिवाइड होने से हमारा जो कंट्री है वो और ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो और जो हम सोच रहे हैं यूनिटी को ख़तरा हो सकता है कि वो इस डिवीज़न की वजह से वो ख़तरा ना हो हमारी यूनिटी का। और अब हमारे जो ये स्टेट की बाउंड्रीज़ है इसको ड्रॉ हुए कम से कम भी 50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बने हुए। और हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं और जो मूवमेंट्स हुए थे इन स्टेट्स को बनने के लिए, इसने जो हमारी कंट्री का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है ना और लीडरशिप है, इन्हें ना बहुत सारे वेज़ में ना बदल के रख दिया। जैसे जो पॉलिटिक्स और पावर का पाथ था ना वो खाली स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप्स के लिए नहीं था कि खाली कुछ इंग्लिश बोलने वाले लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, बल्कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन थी। मतलब हर लैंग्वेज के लोग अब इस पॉलिटिक्स में पार्ट लेने लगे थे और इसे तो डेमोक्रेसी कहते हैं। फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। और इसने बिल्कुल भी हमारी कंट्री की डिसेंट मतलब यूनिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही हमारी कंट्री का इससे बंटवारा हुआ, बल्कि और ज़्यादा हमारी कंट्री की नेशनल यूनिटी इससे स्ट्रॉन्ग हो गई। और सबसे बड़ी बात ये कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी था उसको प्रैक्टिकलिटी में एक्सेप्ट करना सिखाया। मतलब हमने जब ये बोला कि इंडिया ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया खाली एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, ना ही ये कि मतलब वो खाली इलेक्शंस का वो करवाता है, ऑर्गेनाइज करवाता है, बल्कि ये कि जो चॉइस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। वो उन सब लोगों की चॉइस है जो उस कंट्री में रहते हैं, वो उस डाइवर्सिटी की चॉइस है, वहाँ के लोग उस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, हर लैंग्वेज के लोग उस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, उस पॉलिटिक्स उस डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं। वो जो डाइवर्सिटी है वहाँ की वो रिप्रेजेंट होती है। और इसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है वो अगर अलग शब्दों में कहा जाए तो वो जो आइडियाज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के, उन आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो बाकी की हमारी आगे की पॉलिटिक्स जो चली है आने वाले दिनों में, वो इन लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट्स का डिवीज़न हुआ है ना, और मतलब ये सब लोगों की जो डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट हुई है उसके फ्रेमवर्क से हमारी आगे चली है। तो आइए ये भी देख लेते हैं, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। हालांकि हमने पढ़ा कि लिंग्विस्टिक डिमांड पे स्टेट्स, मतलब लिंग्विस्टिक डिमांड मान ली गई थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम लोग स्टेट को डिवाइड करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्टेट एकदम से लिंग्विस्टिक स्टेट बन गए थे। एक एक्सपेरिमेंट था बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट का। वहाँ पे क्या था, गुजराती और मराठी दोनों तरह के लोग रहते थे, जो गुजराती और मराठी बोलने वाले लोग रहते थे। लेकिन वहाँ पे एक पॉपुलर एजिटेशन हुआ, पॉपुलर मोमेंट हुआ, लोगों का प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी वजह से महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट को अलग अलग कर दिया गया। मतलब मराठी स्पीकिंग लोग महाराष्ट्र में चले गए और गुजराती स्पीकिंग लोग गुजरात में चले गए, और ये हुआ 1960 में। सेम सिचुएशन पंजाब में थी। वहाँ भी दो लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, एक हिंदी स्पीकिंग और एक पंजाबी स्पीकिंग। तो पंजाबी स्पीकिंग पीपल ने अपना एक सेपरेट स्टेट जो है वो डिमांड किया, लेकिन ये उस टाइम पे ग्रांट नहीं हुआ। लेकिन जो स्टेट ऑफ पंजाब है वो 1966 में फाइनली जो कहते हैं वो उनकी डिमांड मानी गई, और जो टेरिटरीज़ हैं उस टाइम की पंजाब की, वो आज की पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है। जो एक बड़ा सा पंजाब स्टेट था उसमें से 3 स्टेट और निकल के आए हमारे 1966 में। और एक और जो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का हुआ था वो नॉर्थ ईस्ट में हुआ था 1972 में, जब मेघालय स्टेट को आसाम से निकाला गया था 1972 में। और मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग अलग स्टेट्स में एमर्ज हुए थे उसी साल। और जो स्टेट्स हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम, वो भी 1987 में एग्जिस्टेंस में आए थे। और नागालैंड तो पहले ही स्टेट बन गया था इन 1963 में। हालांकि खाली लैंग्वेज ने एक रोल नहीं प्ले किया था डिवीज़न में। लेटर ईयर्स में क्या हुआ था, जो सब रीजन्स थे उनके, जो मतलब अलग रिलीजन था, जिनका अलग कल्चर था, उन्होंने भी
ये बोला कि हमारे कल्चर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा और मतलब इम्बैलेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने भी रिलीजन बेसिस और कल्चरल बेसिस पे स्टेट्स की डिवीज़न करवाए थे। और इसका एग्ज़ाम्पल 3 स्टेट्स हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल, जो कि 2000 में बने थे। जो स्टोरी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन है वो यहीं पे ख़त्म नहीं होती। और भी ऐसे रीजन है हमारी कंट्री के, ऐसे मूवमेंट है जिन्होंने सेपरेट स्मॉलर स्टेट डिमांड किए थे, जैसा कि अभी फ्रेश ही है तेलंगाना इन आंध्र प्रदेश, विदर्भा इन महाराष्ट्र, हरित प्रदेश इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। इन लोगों ने भी स्मॉल स्मॉल स्टेट की डिमांड की थी। हालांकि तेलंगाना भी एक स्टेट अब बन चुका है आंध्र प्रदेश में, ये बुक पहले की है तो इसलिए इसमें मेंशन नहीं है, बट आप सबको भी पता होगा कि तेलंगाना भी अब हमारा आंध्र प्रदेश में से निकल के एक अलग स्टेट बन चुका है। तो यही था पूरा हमारा जो चैप्टर था, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। हमने देखा कि कैसे उस टाइम पे कितने सारे चैलेंजेस थे नेशन को बनाने के लिए, और मतलब क्या क्या चैलेंजेस हमने फेस किए हमारे लीडर्स ने, बट उसके बाद भी हमारा फाइनली एक नेशन बन गया था जिसे हम कहते हैं इंडिया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो, या अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो इसलिए ये चैप्टर मैं आज यहीं ख़त्म करती हूँ। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बाकी चैप्टर्स लेके पॉलिटिकल साइंस के, और मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे आपके लिए। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आती हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए, इसे शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ऐसी एक्सप्लेनेशंस ला सकूँ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई होप आपको ये हेल्पफुल लगे, और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।